हेलो बेटा। कैसे हैं आप लोग? चलिए, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे हंगर की, जिसमें हम लोग पेरिफेरल जो आपकी डिटरमिनेंट्स थे, हम लोगों ने उसकी बात की, मीन्स पेरिफेरल रेगुलेशन ऑफ हंगर की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड है, आपकी कहने का अर्थ है कि जो सेंट्रल आपके डिटरमिनेंट्स हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल डिटरमिनेंट्स के अंतर्गत जो प्राणी है, हम लोगों को ये देखना होता है कि जो प्राणी है वो भोजन करने की जो क्रिया करता है, कहने का अर्थ है वो जो भोजन करता है, जो उसे भूख लगती है, ये क्यों लगती है, इसका हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनके जो फैक्टर हैं उसमें क्या योगदान देते हैं, यहाँ इसका स्टडी किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो इसीलिए इसको सेंट्रल डिटरमिनेंट्स भी कहा गया है। इसमें आपके अगर हम बात करें तो मस्तिष्क में जो आपके कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं जिसमें कहा गया है कि मस्तिष्क के किसी निश्चित भाग को अगर हम छत कर दें, तो छत करने के बाद अगर हम इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं तो भोजन की क्रिया पर उस छत का क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखा जाता है। दूसरी जो तकनीकी होती है उसके अंतर्गत आपकी विद्युतीय और रासायनिक जो उद्दीपन दिए जाते हैं उसके आधार पर जो है सेंट्रल ट्रीटमेंट्स की जो कहें स्टडी की जाती है। तो हम स्टडी चाहे किसी भी तरीके से करें, चाहे हम छत विधि से करें, चाहे वो विद्युतीय उद्दीपन दें, तो चाहे रासायनिक उद्दीपन दें, इन सब तकनीकों के द्वारा मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग हैं उनकी भूमिका की जांच की जाती है। क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत ऐसे जो सेंटर हैं जो किसी न किसी रूप में हमारी भोजन की क्रिया से संबंधित होते हैं। इसमें मूल रूप से अगर हम बात करें तो आपका फ्रंटल लोब है, सिंगुलेट गायरिस है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, जो आपकी कहें तो अपनी भूमिका को बताते हैं। इसमें जो आपके प्राणी हैं, इसमें कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे भी केंद्र हैं जिनको अगर हम विद्युतीय उद्दीपन देते हैं तो विद्युतीय उद्दीपन देने के बाद भूखे जो पशु हैं वो भोजन लेने वहाँ अवेलेबल है इसके बावजूद नहीं खाते हैं, या मुंह में जो भोजन है भी तो उसको वॉमिट कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेंटर हैं जिनको अगर हम विद्युतीय उद्दीपन देते हैं तो फिर ठीक उस वैसे ही वो भोजन करने भी लगते हैं। तो यानी कहने का अर्थ है कि छक तकनीकी हो चाहे विद्युतीय उद्दीपन की तकनीकी हो, हर तकनीकी में जो भोजन करने का कहें तो परिणाम है हर वो हमारे स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और उस नर्वस सिस्टम को अगर हम स्टिमुलेट कर देते हैं या छत कर देते हैं तो उसका प्रभाव हम उसमें देख सकते हैं। अगर हम बात करें आपके लेटरल हाइपोथैलेमस की, तो लेटरल हाइपोथैलेमस में एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसे अगर हम छत कर दें तो प्राणी भोजन कर और पानी दोनों को छोड़ देता है। अगर हम उसे कहें तो कृत्रिम रूप से अगर हम उसे भोजन या जल नहीं देते हैं तो ऐसे प्राणी को मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हाइपरफेजिया की सिचुएशन मैक्सिमम देखी गई है, क्योंकि कुछ ऐसे भी केंद्र हैं जिनको अगर छत कर दिया जाता है तो भोजन करने का जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही कुछ ऐसे कहने का अर्थ है कि उसमें हाइपरफेजिया की जो कंडीशन है वो आ जाती है। तो ब्रेन में कुछ कहें तो ऐसे 3 एरिया हैं जिनमें छत अगर कर दिया जाए तो हाइपरफेजिया की कंडीशन आ जाती है। इनमें स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो एमिगडाला, आपका फ्रंटल लोब, वेंट्रल हाइपोथैलेमस, ये सब आते हैं। जो एक्सपेरिमेंट आपके किए गए हैं उस एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट मिले उसमें आपका टेम्पोरल जो खंड है ब्रेन में, टेम्पोरल खंड जो है अगर उसको छत कर दिया जाता है, टेम्पोरल खंड को अगर छत कर दिया जाता है तो प्राणी में अतिभोज्यता की स्थिति, कहने का अर्थ है कि हाइपरफेजिया की कंडीशन हो जाती है। प्रयोगों में टेम्पोरल खंड के साथ साथ एमिगडाला पर भी रिसर्च किया गया, स्टडी की गई। अगर एमिगडाला पर भी छत का प्रभाव देखते हैं, कहने का अर्थ है कि जैसे टेम्पोरल खंड को अगर हम छत कर देते हैं तो हाइपरफेजिया की कंडीशन आती है, ठीक वैसे ही टेम्पोरल खंड के साथ साथ अगर हम एमिगडाला को भी
छत कर देते हैं, तो उसके छत करने के बाद जो प्राणी है उसमें हाइपरफेजिया की सिचुएशन आ जाती है। यहाँ जो अग्रखंड है, हमने इससे पहले बात की थी आपकी टेम्परल खंड की और एमिगडाला की, ऐसे ही अगर हम अग्रखंड की बात करें ब्रेन के, तो अग्रखंड को अगर छत कर दिया जाता है तो पशुओं में सिर्फ सक्रियता ही बढ़ जाती है, सक्रियता ही नहीं बढ़ती, बल्कि उनके जो भोजन करने की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है कि वो भोजन तो करते ही हैं लेकिन सक्रिय रूप से करते हैं, हमेशा भूखे चूहे जैसा, भूखे प्राणी जैसा बिहेव करते हैं, और भोजन की जो उनकी मात्रा होती है वो भी बढ़ जाती है। यानी पहले जितना वो भोजन करते थे उससे ज़्यादा भोजन करने लगते हैं। ऐसे कुछ ऐसे भी प्रयोग किए गए हैं जिनमें अगर खंड को अगर छत करने पर अतिभोजिता उत्पन्न होती है तो ऐसी उत्पन्न हुई सक्रियता, कहने का अर्थ है कि प्राणी को कि अगर अग्रखंड को छत कर दिया जाए तो उसमें अतिभोज्यता तो उत्पन्न होती है लेकिन सक्रियता नहीं। इसका कहने का अर्थ है कि अग्रखंड को अगर छत कर देते हैं तो उसके छत करने पर जो अतिभोज्यता है, अफेजिया है, अगर हम सॉरी हाइपरफेजिया है जो, तो हाइपरफेजिया का यहाँ कारण प्राणी की बढ़ी हुई सक्रियता को नहीं माना जा सकता। लेकिन जो प्रयोग हुए हैं उसमें अब तक ये स्पष्ट हो गया है कि अग्रखंड को अगर हम छत कर देते हैं तो हमारे आंतों की जो सक्रियता है वो बढ़ जाती है। यानी ब्रेन के अग्रखंड को अगर हम छत कर देते हैं तो हमारे आंतों की जो सक्रियता है, यानी प्राणी की आंतों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि आपकी हाइपरफेजिया कहे तो प्राणी में उत्पन्न हो जाती है। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम अग्रखंड को छत करेंगे तो प्राणी की आंतों की सक्रियता बढ़ेगी और इस सक्रियता के परिणाम स्वरूप हाइपरफेजिया की सिचुएशन प्राणी में आ जाती है। तो यहाँ अग्रखंड और एमिगडाला दोनों ही आपके हाइपोथैलेमस से जुड़े होते हैं, ये आपको भी इससे पहले ही मैंने बताया था। तो अग्रखंड और जो एमिगडाला है दोनों ही हाइपोथैलेमस से जुड़े हैं। तो अभी तक ये लेकिन कहें तो ज्ञात नहीं हो पाया है कि अग्रखंड और एमिगडाला किस तरीके से भोजन का नियंत्रण करते हैं। लेकिन भोजन की क्रिया का नियंत्रण करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस ही है। हम लोग चलते हैं अब वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस की तरफ, कहने का अर्थ कि VMH, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, जिसकी कहें तो हमारे भोजन की क्रिया में पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम आपको बता दें कि वेंट्रामीडियल जो आपका हाइपोथैलेमस है वो भोजन की क्रिया की समाप्ति और उसकी तृप्ति के जो अनुभव होते हैं उसी पर डिपेंड करता है। तो तृप्ति की अनुभूति आपको किसी भी संकेत के द्वारा हुई हो, उसमें आपका वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस जो है उसका कार्य ज़रूर होता है। कहने का अर्थ है कि बिना इसके माध्यम से ये हमें तृप्ति की अनुभूति नहीं दे सकता। रिसर्च में प्रमाणित भी किया गया है कि तृप्ति का जो अनुभव है वो वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। यानी कहने का अर्थ है कि वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस द्वारा ही एक तरह से मध्यस्थता का कार्य कर रहा है, बिना उसके संकेत के हमको ये जो तृप्ति की अनुभूति है वो प्राप्त नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिकों ने इस पे काफ़ी रिसर्च किए हैं कि खोपड़ी के जो आधारी भाग में अगर ट्यूमर हो जाए, इससे पहले जो रिसर्च किए गए हैं उसमें देखा गया है कि अगर खोपड़ी के आधारी भाग में ट्यूमर हो जाए तो ट्यूमर हो जाने पे जिन लोगों में ये ऐसा ट्यूमर हो गया उनके द्वारा बहुत अधिक भोजन करने की जो क्रिया है वो होने लगी। कहने का अर्थ है कि ऐसे लोग जो हैं उनके द्वारा बहुत अधिक भोजन करने लगे और स्थूल हो जाने में कोई संबंध जो है वो अवश्य होता है। तो यहाँ जो भी उनके साथ हुआ, जिनके ब्रेन में ऐसे ट्यूमर पाए गए, तो उनमें हाइपरफेजिया की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अधिक पाई गई। प्राणियों में जो प्रयोग हुआ है उस प्रयोग से ये ज्ञात हुआ है कि जो स्थूलता है प्राणी में वो उधर जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है उसके छत हो जाने के परिणाम स्वरूप ही होता है। यानी वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस का छत प्राणी में जो भोजन की क्रिया का संचालन होता है
उसे एक तरह से कहें दोषपूर्ण बना देता है। प्राणी को तृप्ति का अनुभव ही सामान्य दशा की तरफ नहीं होता। कहने का अर्थ है कि जब जैसे वो सामान्य रूप से भोजन करता है और उसे तृप्ति की अनुभूति होती है, वैसी स्थिति उसे नहीं होती। यानी भोजन करने की जो प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया चलती रहती है और सामान्य अवस्था में जैसे प्राणी को तृप्ति का अनुभव होता है, वैसे तृप्ति का अनुभव उसे वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस के क्षत हो जाने पर या ब्रेन में आधारी अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर के हो जाने पर ऐसा नहीं होता है। प्राणी को तृप्ति का जो अनुभव है वो सामान्य तरीके से नहीं होता, बल्कि जो भोजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है कि ऐसा प्राणी जिसमें ब्रेन में के आधारी पार्ट में अगर ट्यूमर हो जा रहा है या हम बात कर रहे हैं वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस की, या उसे क्षत कर दिया जा रहा है, तो इससे प्राणी में भोजन की जो मात्रा है, जैसे पहले वो सामान्य तरीके से भोजन कर रहा था वैसा वो भोजन नहीं करता, बल्कि अधिक भोजन करने लगता है और अधिक भोजन करने के कारण वो मोटा भी होने लगता है। ठीक है, तो ये जो उसमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो जैसे भोजन अधिक कर रहा है, मोटा हो रहा है, ऐसे जो लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं, इन लक्षणों को हाइपोथैलेमस अतिभोज्यता या हाइपोथैलेमिक अफेजिया हाइपरफेजिया कहा जाता है। ठीक है, जो आपका हाइपोथैलेमिक हाइपरफेजिया होती है उसके कारण प्राणी में मोटापा उत्पन्न होता है। इस मोटापा के दो स्टेप होते हैं, डायनामिक फेज, स्टैटिक फेज। हाइपोथैलेमस जो आपका वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है, अगर हम उसको क्षत कर देते हैं तो क्षत करने के बाद जब प्राणी को उठाया जाता है तो दवा का जैसे ही प्रभाव मुक्त होता है तो वो अधिक भोजन करना शुरू कर देता है। उसकी अधिक भोजन करने के कारण जो प्राणी है उसका शारीरिक भार हर दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है कि वो भोजन अधिक करेगा तो धीरे धीरे उसका जो कहें तो वजन है, भार है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही प्राणी में प्रतिदिन कहें तो भार जो है उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी स्टेप को, जिस स्टेप में वो भोजन अधिक करना शुरू कर दिया और शुरू करने के बाद उसका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो गया, इस स्टेप को कहा गया है डायनामिक फेज। ठीक है, तो यहाँ जो आपका कहें डायनामिक फेज होता है उसमें जो प्राणी का व्यवहार है वो काफ़ी भूखे चूहे की तरह, भूखे प्राणी की तरह होता है। यहाँ चूहे पर रिसर्च किया गया था इसलिए मैं बार बार चूहे का ही नाम ले रही हूँ। तो उसका जो प्राणी है उसका व्यवहार जो है वो अत्यधिक भूखे की प्राणी की तरह हो जाता है। भार में जब लगातार वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और ये वृद्धि आपकी कई हफ्तों तक अगर जारी रहती है, ठीक है, तो कई हफ्तों तक अगर जारी रहता है तो प्राणी का कहें तो वेट काफ़ी अधिक हो जाता है। इसके बाद आपका स्टैटिक फेज आ जाता है। स्टैटिक फेज जैसे ही शुरू होता है उसमें जो प्राणी है वो अपने भार के प्रति कहें संवेदनशील हो जाता है। अब वो अपने भार को नहीं बढ़ाना चाह रहा। तो जब जहाँ पर प्राणी अपने भार को नहीं बढ़ाना चाह रहा है तो यहाँ पर जो प्राणी है वो अपना भोजन धीरे धीरे कम करने लगता है। कहने का अर्थ है कि इस चरण में जो प्राणी है अपने भार से सामान्य, अब उसका जितना पहले भार था उस भार से सामान्य से 2-3 गुना होता है। जब आपकी स्टैटिक फेज आती है तो उसमें भार की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और प्राणी जो है वो भोजन की मात्रा को भी सामान्य भोजन से थोड़ी ही अधिक करता है। कहने का अर्थ है कि पहले जितना बहुत ज़्यादा कर रहा था अधिक, अब भोजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस को अगर हम क्षत कर देते हैं तो क्षत कर देने से हाइपरफेजिया क्यों उत्पन्न होती है और भोजन की क्रिया पर वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस किस प्रकार से संबंधित है, इस विषय में कहें तो बहुत अधिक शोध किए गए और हर शोध से बस यही निकला
कि वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस वास्तव में हमारी भोजन का केंद्र है, जहाँ से कि हमें छत करने के बाद अत्यधिक कहें तो भूख की अनुभूति होती है। यहाँ मनोवैज्ञानिकों ने ये भी जानने की कोशिश की कि जो प्राणी है, जब हम उसके वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस को अगर छत कर देते हैं तो उसमें क्या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड भी कोई एबनॉर्मलिटी आती है। रिसर्च में ये देखा गया कि आपके जो वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस है प्राणी का, अगर हम उसको छत कर देते हैं तो छत करने की जो क्रिया है उससे मेटाबॉलिज्म जो है वो वास्तव में एबनॉर्मल हो जाता है। आपके मेटाबॉलिज्म जैसे ही आपके एबनॉर्मलिटी की कंडीशन में जाता है, इसी वजह से हाइपरफेजिया की जो सिचुएशन है वो आ जाती है। लेकिन अगर हम टीटेलबाउम 1961 की बात करें तो उन्होंने जो रिसर्च किया उसमें परिणाम उनको संतोषजनक नहीं मिले। उन्होंने जो हाइपरफेजिक प्राणी थे उनके मेटाबॉलिज्म को मेजर किया और उन्होंने देखा कि जो सामान्य प्राणी हैं उनका मेटाबॉलिज्म सामान्य प्राणियों की तरह ही था। कहने का अर्थ है कि ऐसे प्राणी जिनका वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस छत कर दिया गया था, उनका और जो सामान्य प्राणी थे उनका, उन दोनों के मेटाबॉलिज्म में कोई विशेष अंतर नहीं था। यानी कहने का अर्थ है कि आपके वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस की छत करने के बाद भी सामान्य मात्रा में ही भोजन दिया जाए तो ये मोटे नहीं होते। तो यहाँ एक बार मोटे हो जाने के बाद भोजन कम दिया जाए तो इनका भार पुनः सामान्य स्तर पे आ जा रहा है। तो यहाँ स्पष्ट है कि आपके आंतों द्वारा जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है वो हाइपरफेजिया के जो से रिलेटेड जो आपके प्राणी हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनमें सामान्य नहीं होता है। तो यहाँ ये निष्कर्ष दिया गया कि जो हाइपरफेजिक जो प्राणी है उनमें जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो नॉर्मल ही होता है। उनकी एबनॉर्मलिटी मात्र इतनी ही होती है कि वे अधिक भोजन करते हैं। अगर हम इनमें मोटिवेशन की बात करें, जो वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस रिलेटेड जो आपके ऐसे प्राणी हैं जिनकी वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस को छत कर दिया गया है, तो ऐसे प्राणियों का जो मोटिवेशनल लेवल होता है वो काफ़ी कहें तो बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ रिसर्च किए गए तो उसमें देखा गया कि जो वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस को छत किया कर दिया गया है, ऐसे जो हमारे प्राणी हैं उनमें मोटिवेशन का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण वे अधिभोजी हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि वो हाइपरफेजिक हो जाते हैं। तो हाइपोफेजिक जो आपके प्राणी हैं उनकी अगर मोटिवेशनल लेवल पर अगर रिसर्च किया जाए तो उस रिसर्च में ये देखा गया कि परिणाम संतोषजनक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाए। इस संबंध में एक कहें तो हाइपोथेसिस भी की बनाई गई कि हो सकता है कि जो आपकी हाइपोफेजिक जो प्राणी है उसमें सामान्य प्राणी की अपेक्षा भोजन के लिए अभिप्रेरणा की जो मात्रा है वो अधिक होती है, तो प्राणी अधिभोजी हो जाता है या हाइपरफेजिक हो जाता है। ऐसे जो प्राणी हैं जो हाइपरफेजिक हो गए उनकी अपेक्षा भोजन प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए, ऐसी फीलिंग उनके अंदर आती है। और भोजन प्राप्त करने वाले जो रास्ते हैं, यानी कहने का अर्थ है किसी स्पेसिफिक रूट से उनको जाकर के अगर भोजन प्राप्त करना है तो उस रास्ते में आने वाली जो बड़ी से बड़ी बाधाएं होती हैं वो उसी मोटिवेशनल लेवल के कारण ही पार कर जाते हैं। यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें देखा गया, अगर मिलर की 1950 की बात मैं करूँ तो मिलर ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जो प्राणी हाइपरफेजिक है वो सामान्य प्राणियों की अपेक्षा भोजन ग्रहण करने के लिए या भोजन प्राप्त करने के लिए अगर हम उसको कहें तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की तरह अगर हम लर्न कराते हैं तो इस कंडीशन में भी वो लीवर दबाने की जो क्रिया है उसको वो नैमित्तिक बना देता है। कहने का अर्थ है कि जो अतिभुजी चूहे हैं वो सामान्य चूहों की अपेक्षा जो लीवर दबाने की अनुक्रिया है वो कम करते हैं। ये बात आपके भूख के हर लेवल पर देखी गई है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे प्राणी जिनके भोजन के लिए अपेक्षाकृत भूखे होते हैं वो धीमी गति से दौड़ते हैं, और यदि अगर इन्हें बांध दिया जाए
तो भोजन के लिए अपने को बंधन से छुड़ाने का प्रयत्न सामान्य चूहों की अपेक्षा कम करते हैं। तो यहाँ मोटिवेशनल लेवल भी जो है वो भी आपका कहें तो एक तरह से एक फैक्टर है। भोजन का जो आपके कप है उस पर अगर हम ढक्कन लगा देते हैं तो ढक्कन को हटा करके भोजन करना हो तो सामान्य जो चूहे हैं थोड़ा भारी ढक्कन उठा कर भी भोजन कर लेते हैं, लेकिन जो आपके हाइपरफेजिक जो प्राणी हैं वे भारी ढक्कन नहीं उठाते। इन पर सभी जो प्रायोगिक आपके परिणाम है, इन कहें तो एक्सपेरिमेंट से आपके प्रायोगिक परिणामों से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो हाइपरफेजिक प्राणी है वो अधिक भोजन जरूर करते हैं, लेकिन उनमें भोजन के लिए जो मोटिवेशनल लेवल है वो सामान्य जो प्राणी हैं उनकी अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऐसे प्राणी जिनका शारीरिक भार और जो नैमित्तिक कहें अनुबंधन कराएगी या निधन जो लीवर दबाने की अनुक्रिया की जो दर है उसमें एक तरह से धनात्मक सहसंबंध का तो ऑब्जर्वेशन किया गया। साथ ही साइकोलॉजिस्ट ने ये भी शो किया कि जो हमारे हाइपरफेजिक जो प्राणी हैं उनमें आपके हाइपरफेजिया की जो सिचुएशन होती है उनका जो मोटिवेशनल लेवल है उसमें कहें तो वृद्धि का परिणाम स्वरूप हो रहा है। कहने का अर्थ है कि अतिभोजिता उनके प्रेरणा स्तर में एक तरह से वृद्धि कर देती है। कुछ ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहें तो वेंट्रमेंटल हाइपोथैलेमस को छत करने से उनका मानना है कि वेंट्रमेंटल हाइपोथैलेमस को अगर हम छत कर देते हैं तो छत करने से जो आपके हाइपरफेजिक प्राणी होते हैं उनमें जो मोटिवेशनल लेवल है वो कम नहीं होता। इसी प्रयोग के परिणाम पर भी देखा गया कि जो ऑब्जर्व किया गया तो उसमें देखा गया कि जो हाइपरफेजिक जो प्राणी होते हैं वो लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है उसमें कमी दिखाई दी। साथ ही ऐसे जो प्राणी हैं हाइपरफेजिक जो हैं उनमें जो सामयिकता थी वो काफ़ी बढ़ी हुई थी। ये बात सही है कि जो हाइपरफेजिक जो आपके प्राणी हैं वो बड़े सामयिक होते हैं, बहुत अधिक कूदते फांदते हैं, शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन उनमें जो मोटिवेशन लेवल है भोजन के लिए वो बहुत अधिक नहीं होता है। निश्चित अनुपात में अगर निश्चित रिन्फोर्समेंट अगर उनको मिल रहा है, अगर हम प्रबलन अनुसूची की बात करें तो अनुसूची का अगर प्रयोग किया जा रहा है, निश्चित अनुपात प्रबलन अनुसूची का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये अनुसूची अपने आप में सामयिकता उत्पन्न करने वाली है और इसमें जो आपके हाइपरफेजिक जो प्राणी है उसमें आपके लीवर दबाने की अनुक्रिया में पाई गई जो कमी होती है इसकी सामयिकता के कारण उत्पन्न होता है। यानी रिसर्च करने में जो भी आपके रिजल्ट मिले वो रिजल्ट ये शो करते हैं कि जो आपके हाइपरफेजिक जो प्राणी हैं वो सामान्य प्राणी की अपेक्षा अधिक अप्रेरित होते हैं। साथ ही अगर भोजन उपलब्ध है तो वो वेंट्रमेंटल हाइपोथैलेमस को कर छत किया गया है तो ऐसे जो प्राणी हैं अधिक खाकर इसलिए मोटे हो जाते हैं क्योंकि ये सामान्य चूहे की अपेक्षा अधिक भूखे होते हैं। परिणाम में ये भी समर्थन किया गया कि वैसे सामान्य तौर पे तो अगर सोचने पर ये बात समझ में भी नहीं आती है कि वेंट्रमेंटल हाइपोथैलेमस को छत करने से वास्तव में आपके मोटिवेशनल लेवल में कमी आने का प्रश्न कहाँ से आ जाता है, फिर भी ऐसा कहें तो ऑब्जर्वेशन में ज़रूर मिला। अगर हम टेस्ट की बात करें तो जो हमारे ऐसे प्राणी जिनका वेंट्रमेंटल हाइपोथैलेमस अगर छत कर दिया जाता है तो टेस्ट के प्रति जो ये आपके हाइपरफेजिक जो प्राणी हैं उनमें संवेदनशीलता अधिक होती है। वैसे तो टेस्ट के प्रति वैसे भी उन लोगों में संवेदनशीलता होती है, लेकिन जो आपके हाइपरफेजिक पर्सन होते हैं तो उनमें ये देखा गया है कि भोजन में अगर हम कोई ऐसी सामग्री मिला देते हैं जो अखाद्य है, खाने योग्य नहीं है, तो जो आपके सामान्य चूहे होते हैं, जो सामान्य प्राणी होते हैं, चूहों पर ये रिसर्च किया गया है, तो जो आपके सामान्य चूहे थे वो भोजन की मात्रा को बढ़ा करके उतनी ही कैलोरी जो ऊर्जा है वो ग्रहण करते थे जितनी उनको आवश्यकता होती थी। लेकिन जो आपके हाइपरफेजिक जो आपके प्राणी थे वो ऐसा नहीं करते थे। अगर भोजन में खाद्य मिलावट कर दी गई है, यानी कहने का अर्थ है कि भोजन में खाद्य चीज़ें मिला दी गई हैं, तो वे कहें तो अपनी खुराक को कम कर देती थी। कहने का अर्थ है कि वो
उतनी कैलोरी एनर्जी नहीं लेते थे। यहाँ कुछ ऐसे भी रिसर्च की गई जिसमें जैसे कि सेलुलोज है, काओलिन है, अगर उसकी मिलावट कर दी जाती थी तो जो आपके हाइपरफेजिक जो प्राणी थे वो नहीं ले रहे थे। यानी कहने का अर्थ है कि वो भोजन की पूरी मात्रा अपनी नहीं ले रहे थे। जो हाइपरफेजिक प्राणी हैं, जिन खाद्यों को वो खाना पसंद करते थे उनमें उनको खाने की इच्छा उनमें जो हमारे सामान्य प्राणी थे उनकी अपेक्षा कम होती थी। इसके साथ ही अगर भोजन में थोड़ा सा भी अगर कड़वा पदार्थ मिला दिया जाए, जैसे कुनेन वगैरह मिला दिया जा रहा है, तो जो सामान्य प्राणी थी वो किसी तरीके से अपनी कैलोरी की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर लेते थे। लेकिन जो आपके हाइपरफेजिक जो प्राणी हैं वो अपनी खुराक कम कर देते थे और अपनी कैलोरी की जो जितनी कैलोरी की उनको आवश्यकता होती थी वे उतना नहीं प्राप्त करते थे। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर हम उसमें कुनैन मिला रहे हैं तो वो छोड़ दे रहे हैं, उसमें शक्कर मिला दे रहे हैं, कोई मीठा पदार्थ मिला दे रहे हैं जिससे भोजन स्वादिष्ट बन जा रहा है, तो सामान्य जो प्राणी होते थे उनकी कहें तो खुराक जो है वो बढ़ जाती थी। लेकिन जो हाइपरफेजिक जो प्राणी थे, जो आपके हाइपरफेजिक प्राणी थे उनकी खुराक बढ़ जाती थी और सामान्य जो प्राणी थे उनकी सामान्य ही रहती थी। तो ऐसे कई रिसर्च किए गए हैं जिनके आधार पर ये कहा गया कि इनमें कहें तो हाइपरफेजिक कहें तो बहुत अधिक मोटिवेशन लेवल उनका बढ़ नहीं पाता है, और मोटिवेशन लेवल या टेस्ट की हम अगर बात करें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। साथ ही अगर हम यहाँ जो बॉडी वेट है उसकी बात करें तो बॉडी वेट में के अंतर्गत देखते हैं तो कैनेडी ने भी इस पर रिसर्च किया था और उन्होंने देखा कि ये थ्योरी भी उन्होंने दी थी वो आपकी वसा स्तरीय सिद्धांत के बारे में, जिसमें इससे पहले शायद बताई भी हूँ आप लोगों को। इसमें जो उनका कहना था कि जो प्राणी है वो शरीर में जो आपकी भंडारित वसा है उसके प्रति वो संवेदनशील होता है। यानी कहने का अर्थ है कि भोजन की मात्रा उसके शारीरिक भार को अगर स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से निर्धारित होती है। यदि किसी कारण से भी अगर शरीर का भार कम हो जाए, अगर कोई भी वजह हो, वजह कुछ भी हो सकती है, तो अगर बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाता है तो जो प्राणी है वो अपनी जो कहें तो खुराक है, भोजन करने की जो मात्रा है उसको सामान्य से अधिक बढ़ा लेता है, और सामान्य से अधिक बढ़ा करके अपना जो भार है, जो सामान्य उसका भार है, जो सामान्य वेट है वो उसको प्राप्त कर लेता है। अगर इनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाए तो प्राणी अपनी खुराक बढ़ा लेता है, जिससे उसका भार बढ़ा दिया जाए तो इंसुलिन देना बंद करने पर वो अपनी खुराक कम करके पुनः सामान्य भार पे आ जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो प्राणी है वो अपने भार को लेकर के कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील होता है। अगर उसके भार को बढ़ा दिया जा रहा है तो वो अपना भोजन कम कर देता है। उसका वेट अगर कम हो जाता है तो वो अपने वेट को बढ़ाने के लिए अपने भोजन की मात्रा को बढ़ा लेता है। वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस को अगर हम छत कर देते हैं तो उससे प्राणी की खुराक क्यों बढ़ जाती है? इसी प्रश्न का कहें तो उत्तर देने के लिए रिसर्च कैनेडी ने किया और उन्होंने अपने सिद्धांत में भी इस प्रभाव को दिखाने की कोशिश की। उसमें जो हाइपरफेजिक जो प्राणी है, क्या कहना है कि हाइपरफेजिक जो प्राणी है वो अधिक भार वाला इसलिए नहीं हो जाता है क्योंकि वो अधिक खाता है, बल्कि भार का बढ़ना और भोजन की मात्रा का निर्धारण दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें कई रिसर्च भी की गई जिसमें देखा गया कि आपका वेंट्रामेडल हाइपोथैलेमस है, जब हम उसको छत कर देते हैं तो छत करने के बाद ऐसे प्राणी जो हैं वो सामान्य प्राणियों की अपेक्षा अपनी खुराक न बढ़ने की दशा में शरीर में जो उनकी कलेक्ट रहती है कैलोरी जो कहे तो वसा जो कलेक्ट रहती है, भंडारित रहती है, कहने का अर्थ है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कैनेडी ने एक दूसरा पक्ष भी दिया कि जब हम वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस को छत कर देते हैं तो जो प्राणी है उसमें शारीरिक भार का जो स्तर है वो सामान्य से ऊपर उठ जाता है, और इसी नए स्तर को प्राप्त करने के लिए ही प्राणी अपने जो भोजन है उसकी मात्रा बढ़ा देता है। कहने का अर्थ है कि वो अधिक भोजन करने लगता है। इसी बात को अगर हम कहने का अर्थ है कि अगर समझना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि अगर चूहे का भार अगर है 200 ग्राम है तो अपने 200 ग्राम भार को बनाए रखने के लिए भोजन की मात्रा को संचालित करेगा।
अब अगर हम उसके वेंट्रामिडल हाइपोथैलेमस को छद कर देते हैं तो इससे उसका जो भार है सामान्य स्तर से कहें तो 200 ग्राम से बढ़ करके मान लीजिए कि अगर 500 ग्राम हो जाता है, तब वो अपने जो चूहा है वो अपने नए भार यानी 500 ग्राम अगर हो गया है तो इसे कम करने के लिए कोशिश करेगा। और ये जो है उसका 500 ग्राम उसका जो नया भार है कम होने पर वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, यानी अतिभोजी हो जाएगा, हाइपरफेजिक हो जाएगा। तो अतिभोजिता के कारण धीरे धीरे उसका भार बढ़ने लगता है और भार जब बढ़ता है तो 500 ग्राम के भार को प्राप्त कर लेता है। अब उसकी जो खुराक है घट जाती है, घटने के बाद फिर वो 500 ग्राम जो भार है उसी को बनाए रखना चाहता है। तो हम इंटरमीडिएट हाइपोथैलेमस के प्रभाव को अगर हम छत करने के प्रभाव को देखें तो उसका बस प्रभाव यही होता है कि प्राणी किसी नए भार को सामान्य भार मानकर उसी को प्राप्त करना चाहता है। यानी पहले तो उसका 200 ग्राम भार था, अब वो बढ़ा करके अगर 600 ग्राम 500 ग्राम हो गया है, तो अब वो हर हाल में 500 ग्राम ही अपना भार बनाए रखना चाहेगा और यही कारण है कि वो हाइपरफेजिक हो जाता है। वेंट्रामिडल हाइपोथैलेमस को छत करने के लिए अधिकांश जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहें तो इलेक्ट्रिकल मेथड को ही यूज़ किया, लेकिन कुछ ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट थे जो फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ केमिकल प्रोसेस को भी अपनाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने केमिकल जो आपके एलिमेंट्स थे उनको छत करने पर उसके द्वारा छत करने पर जो भूख है और तृप्ति का जो अनुभव है वो साथ ही आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसके संबंध पर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और इसका संबंध उन्होंने देखने की कोशिश भी की। तो जो स्नायविक कोशिकाएं हैं कहें तो वैसी कोशिकाएं हैं जिनको अगर हम रासायनिक पदार्थ के द्वारा उन्हें छत भी किया गया, साथ ही उनको कहें तो एक विशेष पदार्थ स्वर्ण एक विशेष पदार्थ है जिस उसको मिला करके अनेक तरह के जो कार्बनिक रसायन है वो तैयार किए गए, जैसे कि आपके गोल्ड थायोग्लूकोज है। गोल्ड थायोग्लूकोज में स्वर्ण भी और ग्लूकोज भी दोनों पाया गया। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस रासायनिक पदार्थ की सुई जो है इंजेक्शन जो है वो प्राणी को ठीक उसी प्रकार जब लगाया तो ठीक वैसा ही रिस्पांस मिला जैसे आपके हाइपरफेजिक जो प्राणी होते हैं वो हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वेंट्रामिडल हाइपोथैलेमस को जब हम इलेक्ट्रिकल जो शॉक है उसको नहीं देते हैं, इलेक्ट्रिकल जो मेथड है उसके द्वारा हम छत नहीं करते हैं, बल्कि जो आपकी गोल्ड थायोग्लूकोज है और उसमें अगर हम स्वर्ण भी है तो उसका जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तब भी इससे भी कहें तो छत हो आपके जो वेंट्रामिडल हाइपोथैलेमस का पार्ट है वो छत हो जाता है और उसका भी आपके इफेक्ट वैसा ही पड़ता है जैसा कि जो इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जा रहे हैं उससे जो छत की तकनीकी है उसके द्वारा जैसा प्रभाव पड़ता है वैसा रासायनिक जो पदार्थ है उसका भी वही प्रभाव पड़ा। तो यहाँ जो गोल्ड थायोग्लूकोज की जो इंजेक्शन है, गोल्ड थायोग्लूकोज की इंजेक्शन लगाने के बाद जो प्राणी है उसमें भी हाइपरफेजिया की कंडीशन दिखाई दी। तो कहें तो जो ऐसे प्राणी थे उनको मार करके इनके मस्तिष्क पर जो न्यूट्रॉन की बमबारी करके स्वर्ण और जो को रेडियो एक्टिव बना दिया गया। इसके बाद ये जांच की गई कि ब्रेन के किन किन एरिया पर रेडियो एक्टिव पदार्थ है। सबसे पहले क्या किया गया था, आपका गोल्ड थायोग्लूकोज जो थी उसका इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद ऐसे प्राणियों में हाइपरफेजिया की कंडीशन आई। जब हाइपरफेजिया की कंडीशन आ गई तो ऐसे प्राणियों को मार करके उनके ब्रेन पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई। न्यूट्रॉन की जब बमबारी की गई तो जो गोल्ड रेडियो एक्टिव कहें तो उस एरिया को गोल्ड रेडियो एक्टिव बना दिया गया। इसके बाद ये जांच करने की कोशिश की गई कि ब्रेन के किन किन ऐसे एरिया हैं जिन पर रेडियो एक्टिव पदार्थ है। जहाँ जहाँ रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट्स पाए गए तो यह उससे ये स्पष्ट हो गया कि वहीं आपका गोल्ड थायोग्लूकोज का जो पदार्थ था वो पड़ा रहा होगा। इस शोध से ये ज्ञात हुआ कि मस्तिष्क के कौन से भाग ग्लूकोज के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि गोल्ड थायोग्लूकोज में ग्लूकोज होने के कारण जो आपके गोल्ड का जो प्रभाव था वो उन्हीं स्थानों पर पड़ा जो ग्लूकोज के प्रति रासायनिक रूप से लगाव रखते थे। तो ऐसा पाया गया है कि जो आपका गोल्ड थायोग्लूकोज का था वो एक तरह से विशेष प्रभाव सबसे अधिक आपके इंटरमीडिएट हाइपोथैलेमस पड़ा, क्योंकि जब रेडियो एक्टिव जो बमबारी की गई थी वो उसी एरिया पर अधिक था। तो यहाँ इंटरमीडिएट हाइपोथैलेमस के
अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मस्तिष्क के 3 ऐसे एरिया पाए गए जिस पर भी कम मात्रा में ये प्रभाव देखने को मिला, और ये परिणाम आपके मेयर के द्वारा जो ग्लूकोज स्तरीय सिद्धांत है, इसका समर्थन भी इससे मिला। तो कहने का अर्थ है कि सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी है उसमें भूख और तृप्ति की जो अनुभूति है वास्तव में ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उस पर डिपेंड किया। पेंटामेडियल हाइपोथैलेमस के जो आपके सेल्स होते हैं उसमें ग्लूकोज के संग्राहक पाए जाते हैं जो ग्लूकोज की मात्रा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ? तो कैसे हुआ यानी कैसे पता चला? अभी जो रिसर्च मैंने बताया आपको कि गोल्ड थायोग्लूकोज के इंजेक्शन लगाए गए, इसके बाद उसे मार करके उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई। तो जब न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस के जो सेल्स थे उस पर ग्लूकोज का प्रभाव देखा गया। उस पर ग्लूकोज का प्रभाव देखने का अर्थ है कि वो ग्लूकोज के प्रति संवेदनशील रहा होगा। तो ये जो ग्लूकोज के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं थी, इनमें आपके संग्राहक भी पाए जाएंगे जो ग्लूकोज की मात्रा के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस को अगर हम छत कर देते हैं तो छत कर देने से जो तृप्ति का अनुभव होता है वो वास्तव में अशुद्ध रूप में होने लगता है, जिसके कारण आपके जो प्राणी हैं वो हाइपरफेजिक हो जाते हैं। इसीलिए वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस को तृप्ति केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगर हम विद्युतीय और रासायनिक उद्दीपन की बात करें तो वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस जो है, अभी मैंने कहा कि वो तृप्ति के केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो भूखे जो प्राणी होते हैं उनके वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस को अगर किसी भी विधि से अगर हम उद्दीप्त कर दें तो उस पर तृप्ति का जो अनुभव होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि अगर हम वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस को किसी विधि से अगर हम उद्दीप्त कर दें तो उद्दीप्त करने पर जो तृप्ति का अनुभव वो हो जाना चाहिए। इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें जो आपके रिजल्ट मिली वो बिल्कुल आशा के अनुरूप ही मिली। यानी प्राणी जो है अगर उसके वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस को हम छत कर रहे हैं तो छत करने के बाद उद्दीप्त कर रहे हैं तो उद्दीप्त करने से तृप्ति की अनुभूति हो रही है, तो परिणाम वैसे ही मिले। अगर जो प्राणी है वो खा रहा है और उस समय अगर वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस को विद्युतीय उद्दीपन अगर दिया जाता है तो वो खाना बंद कर देता है। तो कुछ ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि अगर हम विद्युतीय उद्दीपन इस कंडीशन में दे रहे हैं तो हो सकता है कि विद्युतीय उद्दीपन के दर्द के कारण वो भोजन करना बंद कर दे रहा हो। उद्दीपन समाप्त करने पर फिर वो खाने में जुट जाता था। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर प्राणी किसी कहें कि नैमित्तिक अनुक्रिया को अगर संपादित करके भोजन प्राप्त करने का जो अधिगम कर चुका है, यानी अगर वो उसको ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि अब वो लीवर दबा करके भोजन प्राप्त कर रहा है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग, तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग अगर वो भोजन प्राप्त करने की अगर कहने का अर्थ है कि लीवर दबा करके भोजन प्राप्त करने का आदी हो चुका है, ऐसी लर्निंग वो कर चुका है, तो भूख की दशा में उद्दीपन अगर दिया जा रहा है तो वो नैमित्तिक अनुक्रिया करना बंद कर देता है। यानी अगर प्राणी भोजन कर रहा है उस समय उसके वेंट्रामेडियल हाइपोथैलेमस को अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं तो उस कंडीशन में भोजन करना बंद कर देता है। अगर हम उसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के दौरान अगर हम लीवर दबा करके भोजन करने का अगर हम अधिगम करा चुके हैं, ऐसी लर्निंग अगर वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की कर चुका है, तो उस दौरान अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं या इलेक्ट्रिकल हम स्टिमुलेशन देते हैं तो उस समय वो जो नैमित्तिक अनुक्रिया करता है उसको भी वो रोक देता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए इससे कहें तो परिणामों की पूर्ण रूप से व्याख्या हो जाती है कि विद्युतीय उद्दीपन अपने आप में वास्तव में कष्टदायक होता है। अभी मैंने कहा भी कि हो सकता है कि विद्युतीय उद्दीपन देने से कष्ट की अनुभूति के कारण प्राणी भोजन न कर रहा हो। तो इस कष्ट के कारण अगर वो भोजन नहीं कर रहा है तो हम उसे कहें तो केमिकल प्रोसेस से उसको स्टिमुलेट कराते हैं। वैसे रिसर्च में आपके वही परिणाम प्राप्त हुए। तो यहाँ जब हम उसे केमिकली, कहने का अर्थ है कि रासायनिक उद्दीपन देते हैं, केमिकल से हम उसको उद्दीप्त कराते हैं, स्टिमुलेशन दिया जा रहा है, तो स्टिमुलेशन के देने के बाद वहीं आपके रिजल्ट मिल रहे हैं जैसा कि आपके विद्युतीय उद्दीपन में मिल रहा है। तो ये जो विद्युतीय उद्दीपन से उत्पन्न कष्ट है, अगर हम कहें कि इसके कारण वो नैमित्तिक अनुक्रिया करना बंद कर दे रहा है या भोजन करना बंद कर दे रहा है, तो यही सिचुएशन हमको रासायनिक उद्दीपन देने पर भी प्राप्त अगर हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कष्ट के कारण ऐसे
भोजन करना बंद कर रहा है, क्योंकि जैसे ही परिणाम हमको विद्युतीय उद्दीपन से प्राप्त हो, वैसे ही परिणाम हमको रासायनिक उद्दीपन से भी प्राप्त हो रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि बहुत पतली अगर जो नलिकाएं हैं उनके द्वारा रासायनिक पदार्थों को मस्तिष्क में किसी भाग पर अगर हम छिड़क दे रहे हैं तो उसे उद्दीपन दिया जा सकता है। रासायनिक उद्दीपन के लिए जो रासायनिक पदार्थ है उनका प्रयोग किया जा रहा है, इसमें स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आपके नमक के साथ घोल जो होते हैं उनको स्नायुविक कोशिकाओं को उद्दीपित कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस घोल से भी आपके वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस को उद्दीपित कराया जा सकता है और ये विद्युतीय उद्दीपन की तरह ही एक तरह से परिणाम देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे विद्युतीय उद्दीपन से भोजन करना प्राणी बंद कर दे रहा है, वैसे ही नमक के सांद्र घोल का भी अगर हम प्रयोग कर रहे हैं स्नायुविक कोशिकाओं को उद्दीपित करने के लिए, तो नमक के सांद्र घोल से भी हमको वही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं जो विद्युतीय उद्दीपन से प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो विद्युतीय उद्दीपन है रासायनिक उद्दीपन है, दोनों का परिणाम हमको एक ही प्राप्त होता है। यानी इन दोनों के द्वारा अगर हम वेंट्रामीडियल हाइपोथैलेमस को अगर हम स्टिमुलेट कराते हैं या उद्दीपित कराते हैं तो दोनों ही कंडीशन में जो प्राणी है वो भोजन करना बंद कर देता है।